बहुत समय पहले हरे भरे खेतों और शांत नदी से घिरे एक गांव में दो भाई रहते थे, रामू और श्यामू। रक्त का रिश्ता एक था, मगर स्वभाव बिल्कुल अलग। रामू था मेहनती, धैर्यवान और गांव के सबका प्रिय। उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान रहती और हाथों पर पसीने की चमक। दूसरी तरफ श्यामू था आलसी, ईर्ष्यालु और लालची। उसकी आंखों में हर वक्त सिर्फ स्वार्थ और फायदा ही घूमता। गांव की सुबह का नजारा ही अलग था। कहीं पक्षियों की चहचहाहट, कहीं बैलों की घंटी, कहीं खेतों में हल चलने की आवाज। रामू हर रोज सूरज निकलने से पहले ही खेत में पहुंच जाता। हल चलाऊं, मिट्टी पलटूं, तभी तो अनाज उगेगा और घर का पेट भरेगा। वहीं दूसरी तरफ श्यामू अभी भी बिस्तर पर खर्राटे मार रहा होता। सूरज सिर पर चढ़ आता, मगर उसके सोने का आलम वही रहता। सुबह हो, सब लोग काम पर निकल गए। तुम कब उठोगे? घर में ना चावल हो ना दाल। अगर अभी उधार न लाए तो शाम को बच्चों को क्या खिलाऊं? अरे तुम समझती नहीं हो, किस्मत में सुख लिखा है। मुझे रामू की तरह खटने की जरूरत नहीं, किस्मत से सब मिलेगा। यही फर्क था दोनों भाइयों के जीवन में। बॉदी, रामू चाहे कितना भी कड़ी मेहनत करे, हमें खाने को तो मिलता है, चैन मिलता है, मगर तुम्हारी हालत देखकर मन दुखी हो जाता है। श्यामू को समझाओ, मेहनत किए बिना घर नहीं चलता। क्या करूं बोई, रोज समझाती हूँ मगर वो सुनता ही नहीं। उसे लगता है कि एक दिन अचानक किस्मत खुल जाएगी और सोना बरस पड़ेगा। दोनों औरतों की बातें जैसे दो जिंदगियों का आईना थी। एक दिन गांव के किनारे एक अजीब साधु आए। लंबी सफेद दाढ़ी, गेरुए वस्त्र, आंखों में तेज। गांव वाले इकट्ठा हो गए। बाबा, सुना है आपके पास अलौकिक शक्ति है। नहीं बापू, मैं तो भगवान का दास हूं, मगर हाँ, ईमानदार और मेहनती इंसान को आशीर्वाद दूं तो उसका जीवन स्वर्ण जैसा दमक उठता है। रामू ने दूर से ही साधु को प्रणाम किया और श्यामू की आंखों में लालच की चमक झलक उठी। रामू साहस करके आगे बढ़ा। बाबा, मेरे जीवन में तकलीफ है मगर शिकायत नहीं। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी मेहनत बेकार न जाए। तू सच्चा मेहनती है। ये ले ये जादुई बीज, इसे ध्यान से बोना और संभालना। समय आने पर तेरे घर सुख आएगा। रामू कृतज्ञ होकर बीज लेकर लौट आया। लेकिन श्यामू दूर से सब सुन चुका था। अगर सच में बीज जादुई है तो वो सिर्फ मेरा होना चाहिए, रामू को क्यों मिले? रात के अंधेरे में वह रामू के घर चुपके से घुसा और बीज चुरा लाया। श्यामू ने अपने आंगन में बीज बो दिया, न पानी दिया, न देखभाल की, बस इंतजार करने लगा कि कब सोना बरसे। दूसरी ओर रामू ने बीज खोया तो मन दुखा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। बीज न सही, मेरा पसीना ही मेरा सबसे बड़ा बीज है। मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। वह वैसे ही खेतों में मेहनत करता रहा। कुछ दिन बाद श्यामू के आंगन में एक अजीब पौधा निकला। उसकी पत्तियां चमक रही थी और डालियों पर सोने जैसे बैंगन लटक रहे थे। अरे राम, ये कैसा पौधा है? हाँ हाँ हाँ, किस्मत खुल गई।
अब मैं अमीर बनूंगा। श्यामू सोने जैसे बैंगन बाजार ले गया। लोग भीड़ लगाकर देखने लगे। ये तो सच में सोने की तरह चमक रहा है। श्यामू की झोली भरने लगी रुपयों से, मगर उसकी आंखों में और लालच जग उठा। रामू ने मेहनत की और श्यामू ने चोरी से फायदा उठाया। ये न्याय है क्या? नहीं भाई, ये तो सरासर अन्याय है। रामू की हालत बिगड़ती गई। फसल कमजोर निकली, दाम भी अच्छे न मिले। फिर भी उसने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। हे भगवान, मेरी मेहनत व्यर्थ न करना। एक शाम वही साधु फिर गांव में आए। उन्होंने सारी कहानी सुनी। आंखों में कठोरता छा गई। लोभ इंसान को विनाश की तरफ ले जाता है। ये बीज मैंने रामू की परीक्षा के लिए दिया था, मेहनती इंसान के लिए, और तूने चोरी की, लालच किया। साधु ने क्रोध से मंत्र बोला। श्यामू का पौधा सूख गया। सोने जैसे बैंगन एक एक कर गिरकर मिट्टी में धूल बन गए। नहीं, मेरा सब कुछ चला गया। तुम्हारे लालच ने हमारा सर्वनाश कर दिया। तूने हार नहीं मानी। भगवान तुझे दोगुना फल देंगे। कुछ ही समय बाद रामू की खेतों में सुनहरी फसल लहलहाई। उसके घर में सुख शांति छा गई। गांव वाले उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करने लगे। श्यामू शर्म से सिर झुका लिया। उसे समझ आया कि शॉर्टकट से सुख नहीं मिलता, और रामू ने साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। रश्मि अपनी माँ सुमित्रा के साथ खेतों में खड़ी थी। सारी फसल तैयार हो चुकी थी। आधे खेत में धान बोया गया था और बाकी हिस्से में पत्ता गोभी, धनिया, मिर्च, टमाटर जैसी हरी सब्जियां। चलो बेटी, जितनी भी फसल हुई है उसका आधा हिस्सा बाजार में बेच देते हैं और आधा हम अपने खाने के लिए रख लेते हैं, वरना हम साल भर खाएंगे क्या? अगले दिन दोनों माँ बेटी आधी फसल लेकर मंडी पहुंची। मंडी में उन्हें उस फसल के सिर्फ 40 रुपए मिले। अरे भाई साहब, ये तो बहुत कम पैसे हैं। इससे ज्यादा तो फसल पैदा करने में लग गया हमारा। बहन जी, इस बार सरकार ने रेट बहुत कम कर दिए हैं। मैं आपको अपनी जेब से तो दे नहीं सकता। अब जो है वो रख लीजिए। अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें इन बेचारे की क्या गलती? जो मिल रहा है वो ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास तो अभी फूटी कौड़ी भी नहीं है। दोनों पैसे लेकर अपने घर आ गई। उनका घर बहुत साधारण था। अगली सुबह कुछ आदमी उनके घर पहुंचे। बहन जी, सुना है आपने फसल बेच दी है। अब जल्दी से हमारा सारा उधार चुका दीजिए। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखने लगी। सुमित्रा ने 30,000 रुपए निकालकर उस आदमी को दे दिए। अरे ये क्या पकड़ा रही हो बहन जी? आपको मालूम है ना कि पूरा साल खेती करने के लिए सारा पैसा मैंने ही आपको दिया था। चाहे पानी लगाना हो, खाद डालनी हो या बीज खरीदना, सब मिलाकर कुल 50,000 रुपए हुए थे। भूल गई क्या? भाई साहब, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन आपको भी खबर लगी गई होगी कि इस बार फसल के रेट बहुत कम मिले हैं। अभी इतना ले लीजिए, जल्द ही बाकी भी लौटा देंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को बहुत दिनों से जानता हूँ, इसलिए भरोसा कर लेता हूँ। पैसे देकर वो लोग चले गए। अब उनके पास सिर्फ 10,000 रुपए बचे थे। बेटी, खेती करने से क्या फायदा? हर साल कर्जा चढ़ जाता है, रेट अच्छे मिलते नहीं, मेहनत सब बेकार जाती है। माँ, आप चिंता मत कीजिए। हमारे पास आधी फसल अभी भी है। खेती के अलावा कुछ और करेंगे। मैं कुछ सोच लूंगी। आज शाम चलिए चौराहे पर गोलगप्पे खाते हैं।
शाम को दोनों माम बेटी चौराहे पहुंची, जहां नरेश नाम का गोलगप्पे वाला था। गांव वाले उससे गोलगप्पे खा रहे थे। माँ, गांव वाले तो बड़े चटोरे हैं, हर शाम यहाँ आ जाते हैं गोलगप्पे खाने। चलिए हम भी खाते हैं। दोनों गोलगप्पे खाने लगी। तभी कुछ गांव वाले बोले। सबने खाया वाह, वाह। और वाह वाह कर उठे। क्या स्वाद है बिटिया, मजा ही आ गया। धीरे धीरे सब रश्मि की दुकान पर आने लगे। नरेश की दुकान पर कोई नहीं जा रहा था। वो जलने लगा। इन दोनों ने मेरा धंधा चौपट कर दिया है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अगले ही दिन नरेश ने भी फ्राइड राइस बेचना शुरू कर दिया। उसने उसमें कुछ जड़ी बूटियां मिला दी, जिससे लोगों को उसका स्वाद अच्छा लगने लगा। रश्मि की दुकान पर अब गिने-चुने लोग ही आते। बेटी, हमारा तो धंधा चौपट हो गया। माँ, वो गांव से बाहर नहीं निकला, लेकिन मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैं YouTube पर कुछ देखती हूँ। रात में उसने सिजलर वाला पत्ता गोभी फ्राइड राइस देखा, लेकिन सिजलर लाने के पैसे नहीं थे। तो उसने देसी तरीका अपनाया। तवा गर्म किया, मंचूरियन बनाया, फ्राइड राइस और फिंगर चिप्स एक पत्ता गोभी के ऊपर रख दिए। सूंघकर गांव वाले खिंचे चले आए। अरे ये कैसी महक है, चलो रश्मि के पास चलते हैं। ये है सिजलर पत्ता गोभी फ्राइड राइस। इंडिया में बहुत कम लोग इसे बनाते हैं। हमने तो देखा है YouTube पर खाया कभी नहीं था। बहुत अच्छा बनाया है। अब उसकी दुकान फिर से चलने लगी। नरेश जलता रहा। 2-3 साल बीत गए। रश्मि ने एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया। एक दिन नरेश उनके पास आया। बहन जी, मेरी दुकान नहीं चल रही, आप मुझे नौकरी पर रख लो। ठीक है, हमें वैसे भी एक कर्मचारी की जरूरत है। और वहीं से नरेश ने उनके साथ काम शुरू कर दिया। एक वृद्धा सावित्री अपने आंगन में बैठी मृत पति, बेटे और बहू की तस्वीर पर हाथ फेर रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। गांव के बच्चे खेल रहे थे, लेकिन कोई उसके पास नहीं आ रहा था। सावित्री, तुम अकेली अकेली क्यों बैठी हो? चलो हमारे साथ कुछ देर बातें करो। अब कहानी सुनाने का वक्त कहाँ है माँ? मेरी खुद की जिंदगी ही एक कहानी बन गई है। सुबह सुबह सावित्री बाल्टी लेकर तालाब पर जाती है। पानी भरने जाती ही गांव का शंभू उसे रोकता है। सावित्री, तुम तालाब से पानी नहीं ले सकती, तुम्हारी छाया अशुद्ध है। मैं इस गांव का सदस्य हूँ, मुझे भी पानी लेने का अधिकार है। मैं तुम्हें पानी नहीं लेने दूंगा, तुम्हारे कारण तुम्हारा परिवार नष्ट हो गया। सावित्री गुस्से और दुख में सीधे गांव के प्रधान प्रताप सिंह के घर चली जाती है। प्रधान जी, मुझे तालाब से पानी लेने की अनुमति नहीं है, यह अनुचित है। तुम शापित हो, तुम्हारे कारण गांव में दुर्भाग्य आएगा। गांव में कोई भी सावित्री की सहायता के लिए आगे नहीं आया। हम जमीन मालिक के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर हम जमींदार की बात नहीं मानेंगे तो जमींदार हमें गांव से बाहर निकाल देगा। निराश होकर वह गांव छोड़कर चला गया। वहाँ एक लंबे बालों वाले साधु महादेव बाबा आए। माँ, तुम क्यों रो रही हो? सावित्री ने कांपती आवाज में पूरी घटना बता दी। माँ, तुम घर जाओ, मैं रात को आऊंगा। जब सावित्री घर लौटी तो उसने बंद कमरे से रोशनी आती देखी। उसने दरवाजा खोला और कमरे के अंदर एक विशाल रेगिस्तान देखा। वह हैरान है। यह कैसे संभव है? तभी ज्योति से महादेव बाबा प्रकट हुए। चिंता मत करो माँ, मेरे साथ आओ। सावित्री झिझकते हुए साधु के पीछे चली गई। कुछ दूर चलने के बाद वे एक बड़ी झील के पास पहुँचे। कितनी सुंदर झील है, क्या यह सच है? जाओ माँ, अपनी प्यास बुझाओ। सावित्री ने जल पिया और साधु को धन्यवाद दिया। आज से यह झील तुम्हारी है। कुछ दिनों के बाद गांव वाले खुद ही आपके पास आ जाएंगे, तब उन्हें न्याय सिखाया जाएगा। अगली सुबह गांव वाले तालाब से पानी लेने आए, लेकिन उसे पूरी तरह सूखा देखकर हैरान रह गए। हमारा तालाब सूख गया है, इस बार हम क्या करेंगे? प्रताप चिंतित हो गया। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत बोली,
वहाँ एक साधु है, चलो उसके पास चलें। गांव वाले और मुखिया महादेव बाबा के पास गए। महाराज, हमारे गांव का तालाब सूख गया है, हमें बचाइए। आपका पानी अब रेगिस्तान में है। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। तुम्हारा गांव एक प्यासे आदमी के अभिशाप के अधीन है। हर बार जब आप पानी को छुएंगे तो वो किसी और चीज का रूप ले लेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे गांव में सावित्री नाम की एक बूढ़ी औरत रहती है, जाओ उसके पास जाओ। गांव वाले सावित्री के घर गए, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने खिड़की से झांका और एक रहस्यमयी रोशनी देखी। गांव वालों ने दरवाजा खोला और अंदर घुसे तो तुरंत ही खुद को रेगिस्तान में पाया। हमारे सामने विशाल झील थी, जिसके किनारे सावित्री बैठी हुई थी। यह हमारा तालाब है। सावित्री, तुमने तो जादू कर दिया। जब मैं प्यास से तड़प रहा था तो कोई भी मेरी सहायता के लिए नहीं आया। अब तुम्हें प्यास लगी है तो क्या तुम समझते हो कि कैसा लगता है? प्रताप सिंह ने झील का पानी छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ जल गया। सावित्री, कम से कम गांव वालों को पानी तो पीने दो, नहीं तो सब मर जाएंगे। गांव वालों ने लज्जित होकर हाथ जोड़कर सावित्री से क्षमा मांगी। तभी महादेव बाबा रंग बिरंगी रोशनी में प्रकट हुए। मैंने सब कुछ इसलिए किया ताकि तुम समझ सको कि कोई भी शापित नहीं है। सावित्री ने अपना परिवार खो दिया, उसका क्या दोष है? लेकिन तुमने उसके साथ अन्याय किया है। गांव वाले शर्मिंदा थे। हमने बहुत बड़ी गलती की है महाराज। गलत को सही करने का केवल एक ही तरीका है, सावित्री को उसका सम्मान वापस दिलाना। गांव वाले सावित्री को लेकर गांव लौट आए। जैसे ही हम गांव में दाखिल हुए, तालाब वापस आ गया। सावित्री की आंखें खुशी से भर आईं। शांत सा एक गांव, नाम सोनाजुरी। यहाँ के लोग बहुत साधारण और मेहनती हैं। छोटा राफी अपने दादू के साथ इस गांव में रहता है। दादू एक समय के मशहूर कहानीकार थे। राफी को दादू की कहानियां सुनना और कल्पनाओं की दुनिया में खो जाना बहुत पसंद है। एक दिन शाम को राफी गांव के पास पुराने खेल के मैदान में अकेले खेल रहा था। अचानक उसे जमीन के नीचे किसी सख्त चीज से टकराने का एहसास हुआ। जिज्ञासा में उसने खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद उसने एक पुराना धूल से भरा पीतल का चिराग निकाला। जैसे ही राफी ने चिराग को साफ किया, एक विशाल पीले रंग का धुआं बाहर निकला और तुरंत ही उसके सामने एक विशाल छिन्न प्रकट हो गया। ओहे मानव संतति, मैं जिनु दयालु जिन हूँ। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी। राफी हैरान रह गया। अब तक उसने जिन्न की कहानियां सुनी थीं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ हो सकता है, ये उसने कभी नहीं सोचा था। राफी पहले तो डर गया, लेकिन जल्दी ही सामान्य हो गया। वह सोचने लगा, क्या मांगे? बहुत सोच विचार करने के बाद उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव में एक बड़ा जलाशय हो, जिससे हम खेती और मछली पकड़ने का काम कर सकें। जीनू हंसकर बोला, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। एक ही पल में गांव के एक कोने में एक विशाल जलाशय बन गया। लोग दौड़कर आए और आश्चर्य से देखने लगे कि यह सुंदर जलाशय कहाँ से आ गया। राफी ने इस बार अपने प्रिय दादू के बारे में सोचा। दादू को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन उनकी पुरानी किताबें बहुत खराब हो गई हैं। मैं दादू के लिए एक विशाल पुस्तकालय चाहता हूँ, जहाँ नई नई किताबें हों। जीनू हंसकर बोला, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। अचानक उनके घर के पास एक सुंदर पुस्तकालय बन गया। दादू हैरान रह गए। उन्होंने खुशी से आंखों में आंसू लाकर कहा, राफी, तुमने तो मेरा सपना पूरा कर दिया। अंतिम इच्छा का समय आ गया। राफी समझ गया कि इतनी सारी चीजें पाने के बावजूद वह सबसे ज्यादा सिर्फ एक ही चीज चाहता है, एक सच्चा दोस्त। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त बनो और मेरे साथ रहो। जीनू थोड़ा ठिठक गया। इतने दिनों तक किसी ने उससे दोस्ती करने के लिए नहीं कहा था। सब लोग बस उससे कुछ न कुछ चाहते थे। वह हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, ठीक है राफी, मैं तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा। इसके बाद राफी और जिनू मिलकर गांव के अलग अलग कामों में मदद करने लगे। गांव के लोग बहुत खुश हो गए और राफी समझ गया कि दयालु होना ही असली जादू है। शाम ढलने के बाद मोफसवाल की सड़कें लगभग सुनसान हो जाती हैं। विशाल बरगद के पेड़ के नीचे कोई भी आसानी से नहीं जाना चाहता। कई लोगों का कहना है कि वहां रात के समय एक काली परछाई नजर आती है और एक बार अगर वह उसे देख लेता है तो वह सामान्य नहीं रह पाता। शुभ्रा को इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। कई बार उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन उसने एक रात बरगद के पेड़ के नीचे अकेले घूमने का फैसला किया। रात के करीब 10:30 बजे हैं।
चांदनी धुंधली है, आसपास कोई आवाज नहीं है, केवल हवा की आवाज है। शुभ्रा धीरे धीरे चल रही थी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वह रुका, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। जब वह दोबारा चलने लगा तब छाती पीटते हुए, तेजी से बढ़ते हुए, उसे सड़क के किनारे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के पानी से धीमी आवाज आ रही है, मानो कोई फुसफुसा रहा हो, वापस आ जाओ। शुभ्रा भागने लगी, लेकिन अचानक उसका पैर किसी चीज में फंस गया। गिरने से पहले उसने कुएं के किनारे एक काली छाया को धीरे धीरे अपनी ओर आते देखा। सुबह लोगों ने शुभ्रा को सड़क किनारे बेहोश पाया, लेकिन वह कभी नहीं बता सका कि उस रात उसने वास्तव में क्या देखा। हर साल मेहनत करता है, पर उसकी फसल जानवरों से खराब हो जाती है। हर साल यही होता है, मेहनत करता हूँ, पर जानवर सब नष्ट कर देते हैं। रामू का बेटा चिंटू पास आता है, पानी देता है। बाबा, पानी पी लो, आप बहुत थक गए हो। थकान तो तब होगी जब खेत से कुछ मिले, बेटा। चलो इस बार बिजुका लगाकर देखते हैं। कहते हैं इससे जानवर दूर रहते हैं। रामू पुराना बिजुका बनाकर खेत में लगाता है। अब से तू मेरा खेत बचाएगा, बाबा बिजुका। वाह, कोई जानवर नहीं आया। ये कैसे? मैं तेरे खेत का रखवाला हूँ। कौन है? कौन बोल रहा है? मैं बिजुका, डर मत, मैं तेरा दोस्त हूँ। तुम सच में बोल सकते हो? जब किसान दिल से मेहनत करता है, तो धरती उसके लिए जादू करती है। अब मुझे अकेलापन नहीं लगेगा। मैं तेरे लिए जागता हूँ, बस अपने खेत की इज्जत करना। रामू की फसल इस साल कमाल की है। कुछ तो जादू है इसमें। मेहनत और ईमानदारी से काम लिया है। ये बिजुका तो मुझे भी चाहिए। अगर ये बिजुका सच में काम करता है, तो इसे मैं चुरा लूंगा। कुलवंत, ये खेत रामू का है, तू नहीं छू सकता। ये सच में जादू है। कुलवंत कुछ बड़ा करेगा। रामू, डरने की जरूरत नहीं, हम सही हैं। बाबा, बिजुका सच में बोलता है? हाँ बेटा, और वो हमारा दोस्त है। रामू को सबक सिखाना होगा। बिजुका चुराना है। बाबा बिजुका, सावधान रहना होगा। तेरी रक्षा करूंगा, तू बस मेहनत करता रह। कुलवंत अपने 2 गुर्गों के साथ खेत में पहुंचता है। चारों ओर अंधेरा। बिजुका खामोश खड़ा है। ये रहा बिजुका। ये क्या सच में जादुई है? बकवास बंद करो, जल्दी से इसे उतारो। जैसे ही वे बिजुका के पास जाते हैं, अचानक उसकी आंखें चमक उठती हैं। हवा तेज चलने लगती है। मैं रामू की रक्षा के लिए बना हूँ, पीछे हटो वरना पछताओगे। बिजुका जोर से हल्ला करता है, बिजलियां चमकती हैं और गुर्गे भाग खड़े होते हैं। कुलवंत गिर जाता है और डर के मारे भागता है।
बाबा बिजू का क्या हुआ था रात को? कुलवंत आया था लेकिन मैं उसे भगा दिया। तू फिक्र मत कर बेटा। तू सच में मेरा भगवान है। उस बिजुका में जरूर कोई जादू है। मैं किसी भी हालत में उसकी ताकत हासिल करूंगा। मुझे एक बोलता हुआ बिजुका मिला है। उसकी ताकत चाहिए मुझे। मैं कुछ भी सह लूंगा, बस उसकी शक्ति चाहिए। आधी रात को कुलवंत तंत्र मंत्र करता है। एक काली शक्ति खेतों में फैल जाती है। तभी बिजुका जलने लगता है और वह एक दिव्य रूप ले लेता है, देव बिजुका। कुलवंत, तूने अंधकार का सहारा लिया और एक सच्चे किसान को सताया। देव बिजुका शाप देता है, अब तेरी जमीन कभी हरी नहीं होगी। तू मेहनत करेगा लेकिन फसल नहीं उगेगी। कुलवंत चीखता है और जमीन पर गिर जाता है।